एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज मर चुका है, हवा जहर बन चुकी है और जमीन ने ओढ़ ली है बर्फीली चादर। और एक ऐसी ट्रेन जो सालों से चल रही है। इस दुनिया में अगर तुम इस ट्रेन से बाहर निकले तो सांस लेने से पहले ही जम जाओगे और अंदर अंदर जिंदा रहने के लिए लोग इंसान नहीं जानवर बन चुके हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे स्नोपियर्सर, एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें चलने वाली ट्रेन कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। ये है चलता फिरता नर्क जिसमें हर डब्बा एक अलग सजा है। मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर काफी बढ़ चुका था और साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CW7 नाम के कूलिंग सब्सटेंस का प्रयोग करने की सलाह दी। उनका मानना था कि CW7 को पृथ्वी के वायुमंडल में डालने से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। इसलिए 7 जुलाई 2014 को 79 देशों ने CW7 को वायुमंडल में डालने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने प्लेन से इस कूलिंग सब्सटेंस को पृथ्वी के वायुमंडल में डाल दिया। लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी मानवता के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि उस सब्सटेंस से ग्लोबल टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि पूरे धरती पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। और अब पृथ्वी पर जो भी लोग बचे थे उन्होंने स्नोपियर्सर नाम के एक ट्रेन में शरण ली, जो बिना रुके लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी। और इस ट्रेन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए 1 साल का समय लगता था। वही विल्फर्ड नाम का एक आदमी जो इस ट्रेन के इंजन रूम के हिस्से में रहता है, उसी ने इस ट्रेन को बनाया था। तब हमें 18 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम कुछ लोगों को ट्रेन के आखिरी डिब्बे में देखते हैं जो काफी गरीब लोग थे। उनके साथ काफी बुरा सलूक होता था। और आगे के डिब्बे में होते हैं अमीर लोग जिन्हें हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। वहाँ उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब जो गरीब लोग थे उनके लिए ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी और इन्हें कहा जाता है फ्रीलोडर्स। ये लोग बस इस उम्मीद में जिंदा थे कि कभी न कभी जब पृथ्वी पर बर्फ पिघलेगी तो वो इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हम 2 गार्ड्स को ट्रेन के आखिरी हिस्से में देखते हैं, जहाँ वो फ्रीलोडर्स की गिनती करके उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बार्स देते हैं। अब उन गार्ड्स के जाते ही कर्टिस नाम का एक आदमी सबके प्रोटीन बार्स में कुछ ढूंढने लगता है। तभी तानिया नाम की एक औरत उसे बताती है कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसके बेटे टिम के प्रोटीन में है। कर्टिस के चेक करने पर उसे उस बार में एक कैप्सूल मिलता है जिसके अंदर एक मैसेज था। दरअसल आगे वाले डिब्बे से कोई उनके लिए प्रोटीन बार्स के जरिए मैसेज भेजता था। अब इधर हमें पता लगता है कि फ्रीलोडर्स ने 1-2 बार उनके साथ जानवरों की तरह जो बर्ताव हो रहा था इस बारे में विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इन सब में नाकामयाब रहे। आगे हम देखते हैं कि कर्टिस गिलियम नाम के एक बुजुर्ग के पास आता है जिनका एक हाथ और एक पैर नहीं था। यहाँ वो गिलियम को वही मैसेज वाली कैप्सूल देता है जिसमें उसे नैमगोंग नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है जो इस ट्रेन के हर दरवाजे को आसानी से खोल सकता है, क्योंकि उसी ने इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया था। इस समय वो इस ट्रेन के जेल में कैद था। कुछ समय बाद वहाँ एक औरत 2 गार्ड्स के साथ आती है और तानिया के बेटे टिम और एंड्रू के बेटे एंडी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। ये देख एंड्रू अपने बेटे को बचाने के लिए गार्ड से लड़ने लगता है और अपना एक जूता उतारकर उनकी तरफ फेंकता है। इस बगावत के लिए एंड्रू को एक जगह बिठाकर उसके एक हाथ को ट्रेन की छेद से बाहर निकाला जाता है। तब मेसन नाम की वो औरत जिसका काम इस ट्रेन में शांति बनाए रखना था, वो एंड्रू के फेंके हुए जूते को हाथ में लेकर फ्रीलोडर्स से कहती है कि जिस तरह इस जूते को पैर में पहना जाता है वैसे ही तुम्हारी जगह इस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में है। आगे सिर्फ पैसे वाले लोग रहते हैं। उसकी ये बात खत्म होते ही उधर एंड्रू के हाथ को वापस अंदर लिया जाता है, पर बाहर जमाने वाली ठंड की वजह से एंड्रू का पूरा बाजू बर्फ में बदल गया था, जिसके बाद उसके उस बाजू को हथौड़े से तोड़ दिया जाता है। और यही सीन इस मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन है। आगे जब गिलियम और कर्टिस बात कर रहे होते हैं तब कर्टिस दावा करता है कि गार्ड्स के बंदूकों में गोलियां ही नहीं है। असल में ऐसी अफवाह फैली थी कि पिछले प्रोटेस्ट में ही गार्ड्स की सारी गोलियां खत्म हो गई। दूसरी तरफ एक पेंटर तानिया और एंड्रू को उनके बच्चों की तस्वीर बनाकर देता है। वही शाम को गार्ड्स जब उनके लिए प्रोटीन बार्स लेकर आते हैं तो कर्टिस उन पर हमला करके उनकी गन अपने माथे पर रखकर ट्रिगर दबाता है, जिससे कि कर्टिस को यकीन हो जाता है कि वाकई गार्ड्स के बंदूकों में गोलियां ही नहीं है। इसलिए अब सभी फ्रीलोडर्स गार्ड्स को मारकर ट्रेन के जेल वाले हिस्से में आते हैं, जहां उन्हें नैमगोंग और उसकी बेटी यूना मिलती है, जहां दोनों ही क्रोनल नाम के एक सब्सटेंस का नशा कर रहे थे। नैमगोंग कर्टिस से कहता है कि वो ट्रेन के हर दरवाजे को खोलने के बदले एक रोनॉल लेगा, जिस पर कर्टिस उसकी बात मान जाता है। अब सभी नैमगोंग की मदद से दरवाजे खोलकर ट्रेन के आगे वाले हिस्से में
में जाने लगते हैं, जहाँ ट्रेन की खिड़की खोलने पर वो देखते हैं कि हर तरफ बस बर्फ है जो इतने सालों बाद भी नहीं पिघली थी। अब आगे बढ़ते हुए वो लोग उस हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पॉल नाम का एक आदमी उनके लिए प्रोटीन बार्स बनाता था। कर्टिस देखता है कि जिन प्रोटीन बार्स को वो आज तक खाते आ रहे हैं उन्हें हजारों कॉकरोचों को पीसकर बनाया जाता है। ये सब देख वो अपने साथी एडगर से कहता है कि बाकी लोगों को इसका पता कभी नहीं चलना चाहिए कि अब तक वो लोग क्या खाते आ रहे हैं। कर्टिस पॉल से सवाल करता है कि क्या तुम इस कैप्सूल में मैसेज डालकर हमें देते थे, जिस पर पॉल कहता है कि नहीं, मुझे ये कैप्सूल आगे से आती है जिसे मुझे प्रोटीन बार में डालना होता है। इसी दौरान कर्टिस को उस कैप्सूल के जरिए एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था वाटर, क्योंकि आगे के हिस्से में वाटर रिसाइकल का सेक्शन आने वाला था जहाँ कब्जा करके वो वाटर सप्लाई रोककर मेसन से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। उधर कर्टिस देखता है कि आगे का दरवाजा खोलने से पहले ही यूना बता देती है कि दरवाजे के उस पार काफी सारे गुंडे हथियारों के साथ खड़े हैं, यानी यूना के पास चीजों के आर पार देखने की शक्ति थी। वो अपने पिता नैमगोंग को दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन तब तक उसने दरवाजा खोल दिया था और देखते ही देखते उन गुंडों और फ्रीलोडर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में दोनों तरफ के काफी लोग मारे जाते हैं। कुछ देर बाद वो ट्रेन उस हिस्से से गुजरती है जहाँ से नया साल शुरू होता था, यानी एक और साल अब पूरा हो चुका है। लड़ रहे सारे लोग कुछ देर के लिए लड़ाई छोड़कर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। वहाँ नैमगोंग अपनी बेटी यूना को बर्फ में एक ऐसी जगह दिखाता है जो पिछली बार के मुकाबले अच्छे से दिख रही थी, यानी कि अब बर्फ पिघलने लगी है। इसके बाद हम ट्रेन के अंदर मेसन को देखते हैं जो अपने गुंडों को ऑर्डर्स देती है कि वो 74% फ्रीलोडर्स को जान से मार दे। इसके बाद वो गुंडे अपने आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स लगाकर तैयार हो जाते हैं। यही यूना कर्टिस को बताती है कि अब ये ट्रेन एक अंधेरे टनल से गुजरने वाली है, और जैसे ही ट्रेन टनल में जाती है नाइट विजन गॉगल्स पहने सारे गुंडे अंधेरे का फायदा उठाकर फ्रीलोडर्स को मारने लगते हैं कि तभी फ्रीलोडर्स में से कुछ लोग मशाल लेकर उन गुंडों पर बरस पड़ते हैं, जहाँ फ्रीलोडर्स में से एक गुंडे को चाकू की नोक पर रखते हुए लड़ाई रोकने के लिए कहता है, जिस पर मेसन कहती है कि चाहो तो इसे तुम मार दो, लेकिन ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये सुनते ही वो लड़का उस गुंडे को मार देता है। दूसरी तरफ एक गुंडा एडगर के गले पर भी चाकू रखकर कर्टिस को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन कर्टिस के पास ये एक ही मौका था कि वो मेसन को पकड़ सके, इसलिए वो मेसन के पीछे जाता है। जबकि ये देख वो गुंडा एडगर को मार देता है, लेकिन इसके बाद ही यूना उस गुंडे को भी जान से मार देती है। इधर जब कर्टिस मेसन को पकड़ लेता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने गुंडों को रोक लेती है। इसके बाद एंड्रयू और तानिया मेसन को उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि उनके बच्चे विल्फर्ड के पास है, इसलिए कर्टिस उसे विल्फर्ड को बुलाने के लिए कहता है, वरना वो वाटर सप्लाई रोक देगा। मेसन उसे बताती है कि विल्फर्ड यहाँ नहीं आएगा, और वैसे भी ट्रेन की नोक बर्फ को पिघलाकर उसे आगे से नीचे की ओर भेजती है, जिसे इस सेक्शन में रिसाइकल किया जाता है। और अगर तुमने वाटर सप्लाई रोक भी दिया तो आगे के हिस्से में पानी आता रहेगा, लेकिन तुम्हारे लोगों को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होगी। तब मेसन अपनी जान के बदले में कर्टिस से एक वादा करती है कि अगर वो उसे कुछ नहीं करेगा तो वो उसे विल्फर्ड के पास ले जाएगी, जिस पर कर्टिस अपने कुछ साथियों को लेकर मेसन के साथ आगे बढ़ने लगता है। फार्मिंग और एक्वेरियम वाले सेक्शन को पार करने के बाद वो लोग स्कूल वाले सेक्शन में आते हैं, जहाँ एक टीचर अमीरों के बच्चों को पढ़ा रही थी। इधर तानिया और एंड्रयू वहाँ बच्चों को अपने बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें उनके बारे में पूछते हैं, जिस पर एक बच्चा बताता है कि कुछ गार्ड्स उन्हें इंजन वाले हिस्से की ओर ले गए हैं। इस सब के दौरान वहाँ एक आदमी अंडों से भरे ट्रॉली लेकर आता है और सबको अंडे देते हुए फ्रीलोडर्स के पास ट्रेन के पिछले हिस्से में आता है और सभी गरीबों में अंडे बांटते हुए उनसे कहता है कि इस ट्रेन में काफी सारी अफवाहें फैली है, जैसे कि बंदूक में गोलियां ना होना। ये कहकर वो ट्रॉली के अंदर से बंदूक निकालता है। अब उस ट्रॉली में और भी कई सारी बंदूकें थी जो बाकी गार्ड्स उठा लेते हैं और एक एक करके सभी गरीबों को शूट कर देते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर भी एक गन निकाल कर कर्टिस और उसके साथियों पर गोलियां चलाती है, जिसमें एंड्रयू बेचारा मारा जाता है, लेकिन चैन नाम का एक लड़का उस टीचर को भी मार गिराता है। अब कर्टिस उस टीचर की गन उठाता है, तभी वहाँ की स्क्रीन पर कर्टिस देखता है कि गार्ड्स के इंचार्ज ने उसके लोगों को जान से मार दिया है। कर्टिस ये देख नहीं पाता और गुस्से में मेसन को गोली मार देता है। इसके बाद कर्टिस और उसके साथी आगे बढ़ते हुए अमीरों के सेक्शन में आते हैं, जहाँ वो लोग काफी ऐशोआराम में रह रहे थे। वहाँ से वो आते हैं एक ऐसे डिब्बे में जिसे खोलने में नैमगोंग को काफी टाइम लगता है। इसी के चलते गार्ड्स वहाँ आकर उन पर
पर गोलियां चलाने लगते हैं और कर्टिस नैमगोंग और योना को छोड़कर सभी को गार्ड्स मार देते हैं। हालांकि इस लड़ाई में गार्ड्स और उनके इंचार्ज को भी मार दिया जाता है। इधर तानिया में अभी भी जान बाकी थी। वो मरने से पहले कर्टिस को टीम की तस्वीर देते हुए कहती है कि वादा करो तुम मेरे बेटे को बचा लोगे। इसके बाद कर्टिस नैमगोंग और योना के साथ इंजन वाले डब्बे के पास पहुंचता है, लेकिन नैमगोंग यहाँ इस दरवाजे को खोल ही नहीं पाता। इसलिए गुस्से में कर्टिस उस दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है। जो देख नैमगोंग उसे बताता है कि मैं क्रोनोल नशे के लिए नहीं बल्कि ट्रेन के दरवाजे को ब्लास्ट से उड़ाने के लिए जमा कर रहा हूँ। नैमगोंग का मानना था कि बर्फ पिघल रही है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा होगा, यानी वो सभी बाहर सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए उसने खुद के लिए और योना के लिए एक गर्म जैकेट भी ले रखी थी। इन सब बातों के दौरान उधर विल्फर्ड की असिस्टेंट क्लॉड आकर कर्टिस को अपने साथ विल्फर्ड तक ले आती है, क्योंकि वो खुद कर्टिस से मिलना चाहता था। इधर ही विल्फर्ड कर्टिस के सामने एक चीज का खुलासा करता है कि इस ट्रेन में खाने पीने की काफी कमी है, इसीलिए ट्रेन में लोगों की आबादी का संतुलन बनाए रखना काफी जरूरी था। कर्टिस को कैप्सूल के जरिए मैसेज देने वाला भी विल्फर्ड खुद था, ताकि वो लोग प्रोटेस्ट करे और उस प्रोटेस्ट में दोनों तरफ के लोग मारे जाए। इसके बाद वो उसी ट्रॉली वाले अपने टकले आदमी को कॉल करके ऑर्डर्स देता है कि पीछे के डिब्बे में जाकर गरीबों को मार दो, जिस पर वो टकला ऐसा ही करता है और विल्फर्ड फोन पर गरीबों की चीखें और गोलियों की आवाज सुनाकर कर्टिस को काफी तकलीफ देने लगता है। विल्फर्ड उसे बताता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो खाने की कमी के कारण सब मारे जाएंगे। फिर वो कर्टिस को अपना ओहदा संभालने के लिए कहता है, क्योंकि विल्फर्ड की अब उम्र हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड्स का इंचार्ज अब भी जिंदा था, जो नैमगोंग पर हमला कर देता है। नैमगोंग योना से कहता है कि कर्टिस के पास जाकर जल्दी से माचिस लेकर आओ, ताकि वो क्रोनोल में आग लगाकर धमाका कर सके। जैसे ही योना इंजन वाले डब्बे में पहुंचती है, उसे पता चलता है कि एंडी और टीम नीचे इंजन रूम में काम कर रहे हैं। इसलिए वो कर्टिस की मदद से इंजन रूम को खोलती है, जहाँ वाकई में वो बच्चे नीचे काम कर रहे थे। विल्फर्ड बताता है कि इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे, इसीलिए मैंने इन बच्चों को काम पर लगा दिया ताकि ये ट्रेन चलती रहे। ये बात सुनकर कर्टिस गुस्से में विल्फर्ड को जोरदार घूसा मारकर योना को माचिस दे देता है और इंजन रूम में हाथ डालकर टीम को बाहर निकालने लगता है, जबकि एंडी जो था वो पहले ही किसी और हिस्से में जा चुका था। इधर टीम को बचाने के चक्कर में कर्टिस का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, पर वो जैसे तैसे टीम को बाहर निकाल लेता है। उधर योना जैसे ही क्रोनोल में आग लगाती है, वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके की वजह से एवलांच शुरू हो चुका था, जहाँ खिसकती बर्फ ट्रेन से टकराकर ट्रेन को पटरी से हटा देती है और वो ट्रेन खाई में गिरने से काफी सारे लोगों की वही मौत हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम योना और टीम को ट्रेन के बाहर देखते हैं, जहाँ उन्हें एक पोलर बेयर नजर आता है, यानी कि पृथ्वी पर फिर से जीवन पनप रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।